जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। यानी आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वो ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसके खिलाफ दी जाती है। यानी हाइपरटेंसिव के खिलाफ जो ड्रग्स दी जाए, आज हम वो क्लियर करेंगे। यू नो दैट आवर सीरीज ऑन pharmacology 2 for BSN 4th semester is going on. So the topic is antihypertensive drugs. Before this, you must to know about that what is hypertension. हाइपरटेंशन जो है ये निकला है ब्लड प्रेशर से। यानी जब ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए तो हम उसको कहेंगे हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 120/80। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दो टाइप्स होते हैं। ऊपर वाला जो 120 होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाला होता है 80 जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। ये आप सबको इल्म होगा इस हवाले से। और S1 को और सिस्टोलिक को कहते हैं S1 और डायस्टोलिक को जब कहते हैं S2। लुप और डुप के साउंड्स जिनमें सुनाई हमें देते हैं। फॉर योर रिव्यू कि ब्लड प्रेशर क्या है, जो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स यू नो दैट कि हमारे हार्ट से ब्लड जो फ्लो करता है हमारे आर्टरीज में, फिर आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर दोबारा वीनस सिस्टम के थ्रू दोबारा हार्ट में जाता है। ये पूरा जो सिस्टम सर्कुलेट कर रहा है ब्लड जो इस वेन्स में और आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, यानी उसका फोर्स जो होता है टुवर्ड्स द आर्टरीज एंड की वेन्स की जो वाल्व्स होती हैं उसके खिलाफ जो प्रेशर प्रोड्यूस करे ब्लड की वॉल्यूम, उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ हम कुछ ड्रग्स देते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, द टॉपिक इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुप्स में। सबसे पहला है हमारे पास सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, सेकंड वन है हमारे पास डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स, थर्ड वन इज रास इनहिबिटर्स, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स, फोर्थ वन हमारे पास डाययूरेटिक्स। में भी आपको नजर नहीं आ रहा हो लेकिन डाययूरेटिक्स है। सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के देखें हम कि किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इनको क्लासिफाई दरअसल इस बेसिस पर किया गया है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहां पर जाकर के अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको जाकर के हाईजेक करते हैं, वहां पर जाके अफेक्ट करते हैं, फिर वो अपना काम दिखाते हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट वेन्स के लिए दी जाती हैं, जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब वेन्स में होती है तो वेन्स को डायलेट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं ताकि वेन्स डायलेट हो, ब्लड की जो फ्लो थी वो ज्यादा ऊपर जा रही थी वो स्लो यानी जाए और ब्लड की वॉल्यूम जो है वेन्स में ही रहे और आर्टेरियोल्स में ही रहे। उसके बाद है हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ये भी आपको पता होगा, जो हमारी किडनीज की नेफ्रॉन से रिलीज होता है। तो उसके लिए जो ड्रग्स देते हैं वो चौथा है हमारे पास डाययूरेटिक्स। सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हम इनको नंबर वाइज पढ़ेंगे सीरीज के लिहाज से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स के सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स क्यों देते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप्स में तकसीम किया गया था, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल हमारी नर्व जो निकल रही थी वो तकसीम किए गए थे 2 टाइप्स में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो था रिलैक्स में काम कर रहा था, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर उसमें सब कुछ नॉर्मल था, तो हार्ट रेट्स भी नॉर्मल थे, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उसके लिए ड्रग्स भी हम नहीं देंगे। दूसरा था हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे इमरजेंसी केसेस में काम आ रहा था, जहां पर हार्ट बीट बढ़ रहा था, हार्ट का रेट जो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो उसको हम पढ़ेंगे कि उसके लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं जो जाकर के उसको इनहिबिट करते हैं। पहले तो हम उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री के हैं कि हमें पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम ड्रग्स पे पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वहां जाकर अब इफेक्ट करती हैं या अफेक्ट करती हैं। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास 2 डायग्राम्स है। ये है हमारे पास एक डायग्राम हमारे बॉडी का, ये भी हमारे बॉडी का हिस्सा है लेकिन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये आपको हार्ट नजर आ रहा होगा, जैसे ही राइट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ब्लड जो है वो फ्लो कर देता है हमारे आर्टरीज में,
ठीक है। जैसे ही पंप ब्लड निकलता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद ब्लड आता है हमारे आर्टरीज सिस्टम में, फिर आता है आर्टीरियोल्स में। जब यहाँ से आर्टीरियोल से ब्लड फोर्स कर रहा होता है कैपिलरीज में जाने के लिए तो वहां इस चीज को हम कहते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कितनी रेजिस्टेंस से कितनी फोर्स से ब्लड जो है वो कैपिलरीज में घुस रहा है। सो बाय द वे उसके बाद हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से इस चीज को रेगुलेट करता है। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से क्या होता है कि हमारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के वहां पर अपना काम सरंजाम देते हैं। तो पहले जो है ये है निकल रहा है, ये जा रहा है हमारे हार्ट के पास, ठीक है, और ये जो है हमारे पास आ रहा है वेन्स के पास, ये आर्टेरियोल्स के पास, और ये नर्व फाइबर हमारे किडनी के पास आया। हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। बाय द वे हम नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आएंगे, फिर हम नॉर्मल ड्रग्स के ऊपर आएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री या नॉर्मल फिजियोलॉजी के हैं कि किस तरह से होता है वो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स कुछ यूं होता है कि ये एक नर्व एंडिंग है, यहाँ से नर्व एंडिंग को उठाया, हम देखते हैं कि इसमें क्या फंडा होता है। तो होता है इसमें कुछ यूं है कि हमारी बॉडी में जो है वो टायरोसिन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, टायरोसिन, ठीक है। फिर टायरोसिन जो है वो इस नर्व एंडिंग में एंट्री मारता है, यानी इसको हमने इधर खुल के बयान किया। जैसे ही टायरोसिन इंटर होता है नर्व एंडिंग में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यही टायरोसिन एक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन। किसमें माय फ्रेंड्स, किसमें माय फ्रेंड्स, डोपामीन। अच्छा, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम जो है उस एंजाइम को हम कहते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्या कहते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन। फिर यही डोपा एक और एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है डोपामीन में। किसमें माय फ्रेंड्स, किसमें, डोपामीन में। फिर यहां पर एक न्यूक्लियस की तरह कुछ मौजूद होता है नर्व एंडिंग में जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। क्या रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, साइनेप्टिक वेसिकल्स। फिर ये डोपामिन कुछ पंप्स की मदद से एंट्री मारता है इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। डोपामिन एंट्री मारता है साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, फिर वहां पर डोपामिन कन्वर्ट हो जाता है नोरेपिनेफ्रिन में। किसमें माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नोरेपिनेफ्रिन में। नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही यहां से एक्शन पोटेंशियल आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से मेडुला से, तो मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा तो एक्शन पोटेंशियल आने के बाद ये नोरेपिनेफ्रिन जो है, ये नोरेपिनेफ्रिन क्या हो जाएगा, यहां से बाहर रिलीज हो जाएगा। गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट इट। नोरेपिनेफ्रिन बाहर रिलीज आएगा। जैसे ही नोरेपिनेफ्रिन बाहर आएगा तो वहां पर हमारा टारगेटेड ऑर्गन मौजूद होता है। आया वो टारगेटेड ऑर्गन हार्ट है, आया वो टारगेटेड ऑर्गन वेन है, आया वो टारगेटेड ऑर्गन आर्टीरियोल है, या फिर हमारा किडनी का नेफ्रॉन है, ठीक है, कोई भी है एक्स वाई जेड। हम यहां पर बस उसको जो है थोड़ा सा कुछ यूं करके उस टारगेटेड ऑर्गन को शो करते हैं। माय फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, इस नोरेपिनेफ्रिन को कैच कर देते हैं, बाइंड कर देता है नोरेपिनेफ्रिन के साथ। फिर नोरेपिनेफ्रिन इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के डिफरेंट काम्स करता है। अगर रिसेप्टर्स की बात करें हम तो दो टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स। हैव यू गॉट इट। अब ये अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पर डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट में हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में हमारे पास मोस्टली अल्फा 1 रिसेप्टर्स होती है, और आर्टीरियोल्स में भी मोस्टली अल्फा 1 रिसेप्टर्स होता है।
और एक और जगह पर हमारे बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन और दी किडनी, यानी किडनी में भी हमारे अल्फा बीटा 1 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा माय फ्रेंड्स, नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर जाएगा, इस रिसेप्टर के साथ या इस रिसेप्टर के साथ कर देगा बाइंड। जिस भी रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेगा उस ऑर्गन को काम कराएगा। सपोज करते हैं कि ये ऑर्गन जो है हमारे पास हार्ट का ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट का ऑर्गन है, बीटा रिसेप्टर वहां पर मौजूद है। जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर के साथ मिल जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, फिर हार्ट की जो धड़कन है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी हार्ट का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज्यादा होगा, तो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करेगा। और जब जैसे ही ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, सपोज करते हैं कि ये जो रिसेप्टर हम कहें या ये है हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर, जिसको हम वेन्स का रिसेप्टर है। अगर ये नॉरएपिनेफ्रिन इधर वेन्स के ऊपर आएगा तो वेन्स की क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। जैसे ही वेन कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और वहां से हार्ट जल्दी जल्दी धड़क रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वेन भी कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो ब्लड की जो प्रेशर है वो क्या होगा, स्पीड पकड़ेगा, यानी ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो ऑर्गन है हमारे पास आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल का कोई पोर्शन है जहां पर हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद है, तो नॉरएपिनेफ्रिन वहां पर भी क्या कराएगा, उस आर्टेरियोल की कराएगा कॉन्ट्रिक्शन। जैसे ही आर्टेरियोल यू कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड को फ्लो होने में दुश्वारी का सामना होगा, दिक्कत होगी, किसको, ब्लड को फ्लो होने में, तो उस वक्त भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, अगर हम कहें कि भाई ये पोर्शन हम जो है किडनी का है, नेफ्रॉन का है, तो वहां पर भी हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स तो मौजूद है, वहां पर बीटा रिसेप्टर्स क्या करेगा, उस चीज को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। यू नो दैट कि हमारे किडनी जो होता है यहाँ पर प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे ही ये नॉरएपिनेफ्रिन इसको स्टिमुलेट करता है तो प्रिंसिपल सेल्स जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, किसकी प्रोडक्शन करते हैं, रेनिन की प्रोडक्शन करते हैं। जैसे ही रेनिन बॉडी में आएगा फिर वो कुछ प्रोसेस से होता हुआ दोबारा किडनी में आएगा, जहां से आकर के ये एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस होगा, वो किडनी के ऊपर जो मेडुला मौजूद होता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे रास इनहिबिटर्स में, रेनिन एंजियोटेंसिन को, या आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरोन फिर आकर के अपना काम करेगा, इसको हम बाद में पकड़ते हैं। तो अभी हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन ये काम करा रहा था। जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन ये काम करा रहा है तो इसमें क्या है कि ये तो हमारे बॉडी के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल करना है। तो इस पूरे जो सिस्टम जो है, ये छोटा सा आपको सिस्टम नजर आ रहा है जो नर्व एंडिंग में हो रहा है, इस छोटे से नर्व में हम इसको किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, इसको किस तरह से फेल कर सकते हैं, या हाईजैक कहें या फिर हम इनहिबिटर्स कहें, किस तरह से इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज हो रहा था, जो ये काम कर रहा था, वो फंक्शंस ना हो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। तो हम क्या करेंगे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसको पकड़ने के लिए हम कुछ ड्रग्स देंगे जिनको क्लासिफाई किया गया किसमें, नंबर 1 सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स में, नंबर 2 नर्व एंडिंग्स में, बीटा ब्लॉकर्स में, थर्ड 1 बीटा ब्लॉकर्स, फोर्थ अल्फा ब्लॉकर्स, फिफ्थ जो हमारे पास बीटा एंड अल्फा मिक्स यानी दोनों ब्लॉकर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे हम सेंट्रल एक्टिंग को, कि सेंट्रल एक्टिंग में ड्रग्स जो है वो किस तरह से काम करती है। माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स जो है हमारे पास मोस्टली जो है ज्यादातर वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास क्लोनिडाइन, ठीक है, क्लोनिडाइन, लिखो नाम लिख देता हूं, क्लोनिडाइन। नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, अल्फा मिथाइल, आपको याद ही होगा क्या, डोपा। सेंट्रल एक्टिंग में हमारे पास ये 2 ड्रग्स है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये 2 ड्रग्स सेंट्रल एक्टिंग में अपना काम किस तरह से करते हैं। माय फ्रेंड्स, अगर बात हम करें क्लोनिडाइन की कि वो किस तरह से अपना काम करता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद क्या होगा, या तो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है,
फिर उसमें से कुछ जो है दोबारा से यहां से आ जाते हैं, इधर कोई लोकेशन होती है जिस यहां पर हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो अल्फा 2 रिसेप्टर को कुछ नॉरएपिनेफ्रिन आकर के स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर को इसलिए स्टिमुलेट करते हैं डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फिर अल्फा जो 2 जैसे ही ये जोड़ते हैं उसको, जैसे ही ये स्टिमुलेट होता है, फिर वो आते हैं इधर साइनेप्टिक वेसिकल के पास, उसको हाथ में जोड़ते कहते हैं कि भाई नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करना बंद करते, बॉडी जो है वो नुकसान में जा रहा है। तो फिर क्या करते हैं कि ये उसको नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर आने से इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो नॉरएपिनेफ्रिन कुछ थे हमारे पास सॉरी, वो क्या होते हैं, रीअपटेक होते हैं। जहां पर हमारे पास पंप होता है एक स्पेशल किस्म का, एनईटी के नाम से, नेट पंप। ठीक है, कुछ नॉरएपिनेफ्रिन रेट पंप के थ्रू यहाँ पर एंट्री मारता है। ठीक है, फिर कुछ एपिनेफ्रिन जो है यहाँ से दोबारा इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एंट्री मारता है, जिसको हमारे पास एक स्पेशल टाइप का यहाँ पर पंप होता है जिसको हम कहते हैं वीमेट, वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये नॉरएपिनेफ्रिन दोबारा से साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एंट्री मारता है। अगर इन केस थोड़ा सा या कुछ भी मतलब नॉरएपिनेफ्रिन इधर ही अगर रह जाता है इस पूरे से ऑर्गन में, नर्व एंडिंग में, साइनेप्टिक वेसिकल में एंट्री नहीं मार पाता, तो वहां पर एक एंजाइम पड़ा होता है, स्पेशल टाइप का एंजाइम, छुरी हाथ में पकड़कर, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेस। ठीक है, इस एंजाइम का नाम है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेस। जैसे ही कुछ भी नॉरएपिनेफ्रिन यहां पर रिलीज बच जाता है, ये ऑक्सीडेस जो है हमारे पास एंजाइम मोनोअमाइन, उसको एक डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, यानी इसको खत्म कर देता है। ठीक है, ये था हमारे पास नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी का है। अच्छा, हम हमारे पास ड्रग्स जो थे सेंट्रल एक्टिंग में 2, क्लोनिडाइन और अल्फा मिथाइल डोपा। क्लोनिडाइन क्या काम करता है, क्लोनिडाइन आता है डायरेक्ट यहां पर आता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन आ रहा था ना, क्लोनिडाइन डायरेक्ट यहां पर आता है, इस चीज को कर देता है क्लोनिडाइन। ठीक है, क्लोनिडाइन आकर के इस चीज को कर देता है स्टिमुलेट, अल्फा 2 रिसेप्टर को। हैज यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? जैसे ही क्लोनिडाइन डायरेक्ट इस अल्फा 2 रिसेप्टर को नॉरएपिनेफ्रिन की तरह स्टिमुलेट करता है, तो अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है, वहां से नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर फर्दर रिलीज होना नहीं देता। जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन इसकी स्टिमुलेशन की वजह से नहीं आता, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। किस तरह से, अगर वो वेंस के ऊपर है तो फिर वेंस को क्या होगी, डायलिटेशन होगी। हार्ट अगर ज्यादा फोर्स जो कर रहा था, यानी धड़कन हार्ट की बढ़ रहा था, वो कम हो जाएंगी। आर्ट्रियोल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट थी, वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा जो क्लोनिडाइन का ये फंक्शन था, जस्ट छोटा सा फंक्शन था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था क्लोनिडाइन की। अच्छा, अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें क्लोनिडाइन की, तो क्लोनिडाइन क्या कर रहा था, यहां से जो नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज हो रहा था, ये नॉरएपिनेफ्रिन आकर के अल्फा 2 रिसेप्टर को झंझोड़ रहा था, यानी स्टिमुलेट कर रहा था। जैसे ही अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा था नर्व एंडिंग में, तो वहां से वो नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर आने नहीं दे रहा था। जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन बाहर नहीं आएगा, तो फंक्शन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा जो ड्रग है हमारे पास सेंट्रल एक्टिंग में, वो है हमारे पास अल्फा मिथाइल डोपा। अब हम देखते हैं कि दरअसल ये अल्फा मिथाइल डोपा क्या काम करता है। So respected students, अल्फा मिथाइल डोपा काम करता कुछ यूं है कि मैंने क्या कहा आपको कि ये टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा था डोपा में, डोपा कन्वर्ट हो रहा था डोपामीन में, फिर डोपामीन इंटर हो रहा था साइनेप्टिक वेसिकल में, फिर इसी तरह नॉरएपिनेफ्रिन में। ठीक है, अब अल्फा मिथाइल डोपा कुछ गेम खेलेगा। क्या गेम खेलेगा, इस टायरोसिन और डोपा के दरमियान कुछ गेम खेलेगा, जो पूरा इनका फंक्शन बेचारों का झंझोड़ के रख देगा। जैसे ही अल्फा मिथाइल डोपा हम बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे, वो जैसे ही अल्फा मिथाइल डोपा बॉडी में आएगा, तो वो क्या करेगा कि
ये जो आपको नजर आ रहा होगा ना डोपा, जो कन्वर्ट हुआ था टायरोसिन के पास डोपा में, वो आएगा अल्फा मिथाइल डोपा, बिल्कुल डोपा की तरह काम करेगा, इसको टोपिया पहना देगा। ठीक है, डोपामिन को टोपिया पहनाएगा। फिर यहां अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है। फिर ये अल्फा मिथाइल डोपा जो है डोपा की तरह काम करेगा। अल्फा मिथाइल डोपा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्फा मिथाइल डोपामीन में। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अल्फा मिथाइल डोपामीन में। फिर यही अल्फा मिथाइल डोपामीन एंट्री मारेगा डोपामीन की तरह, कहां पर? साइनेप्टिक वेसिकल में। जैसे ही अल्फा मिथाइल डोपामीन एंट्री मारेगा साइनेप्टिक वेसिकल में, फिर यही अल्फा मिथाइल डोपा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन में। किसमें माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन में। फिर जैसे ही वहां से स्टिमुलेशन आएगी तो नोरेपिनेफ्रिन की जगह पर क्या होगा कि अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा। क्या होगा माय फ्रेंड्स? स्टिमुलेशन की ऊर्जा से क्या होगा? जैसे ही वहां से मतलब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा। फिर ये अल्फा मिथाइल जो नोरेपिनेफ्रिन है ये स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्टिमुलेटर है किसका? अल्फा 2 रिसेप्टर का। ठीक है, जैसे क्लोरिडाइन स्टिमुलेट कर रहा था ना, ये अल्फा मिथाइल डोपा जो है ना ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटर है किसका? अल्फा 2 रिसेप्टर का। फिर ये जो है अल्फा मिथाइल डोपा जो है, सॉरी नोरेपिनेफ्रिन, फिर ये अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन इसी तरह से आएगा इस अल्फा 2 रिसेप्टर के पास, इसको फुल टाइम जोड़ देगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा। जैसे ये स्टिमुलेट होगा वहां से वो नोरेपिनेफ्रिन की रिलीजेशन यानी नोरेपिनेफ्रिन बाहर नहीं आएगा। फिर नोरेपिनेफ्रिन जब बाहर नहीं आएगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है स्टूडेंट्स नहीं होगा। फिर आपको इल्म ही होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। हार्ट रेट को बढ़ाता है, वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और यहां से रेनिंग की प्रोडक्शन कराता है। तो ये चीजें फिर क्या होगी? नहीं होंगी। Have you got it, my respected students? I hope that you have got it. अच्छा, इस पूरे इसके डायग्राम को हम मिटाएंगे क्योंकि अब हम जाएंगे अपने नर्व एंडिंग ड्रग्स के ऊपर। चलो, हम पूरे डायग्राम को नहीं मिटाते, बस ये जो एक्शन हमारे पास क्लोरिडाइन और अल्फा मिथाइल का हो रहा था हम इसको मिटाते हैं क्योंकि हमारे नर्व एंडिंग ड्रग्स जो है वो इसी डायग्राम के ऊपर है। दोबारा से, ठीक है माय फ्रेंड्स, इस अल्फा मिथाइल को मिटा देते हैं क्योंकि अल्फा मिथाइल का काम हो गया ना इसलिए। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे अपने दूसरे पोर्शन के ऊपर जो कि हमारे पास नर्व एंडिंग ड्रग्स यानी नर्व एंडिंग ब्लॉकर्स किस तरह से काम करते हैं। माय फ्रेंड्स, मैंने आपको तो बता ही दिया था कि क्या होता है कि नर्व का जो एंडिंग वाला पोर्शन होता है उसमें कुछ चेंजिंग्स होती हैं। वो किस तरह की होती हैं? वो कुछ यूं होती हैं कि टायरोसिन एंट्री मारता है, फिर टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में, फिर वही डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में। ठीक है, फिर डोपामीन एंट्री मारता है साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, फिर साइनेप्टिक वेसिकल से क्या होता है? नोरेपिनेफ्रिन बाहर रिलीज हो जाता है एक्शन पोटेंशियल के बाद, फिर वही नोरेपिनेफ्रिन काम करता है अपना जा करके। लेकिन नर्व एंडिंग ब्लॉकर्स होते हैं इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं बेचारे को। ठीक है, नर्व एंडिंग ब्लॉकर्स में हमारे पास 3 टाइप के ड्रग्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रेजरपेन, ठीक है, नंबर 2 ग्वानाड्रिल, नंबर 3 हमारे पास मेटारोसिन। ठीक है, रेजरपेन, ग्वानाड्रिल एंड मेटारोसिन। अब हम देखें इन 3 जो ड्रग्स हैं ये कैसे इस जगह पर आकर अपना काम करते हैं। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हम पहले बात करेंगे कौन सी ड्रग की? हम पहले बात करेंगे ग्वानाड्रिल की। ग्वानाड्रिल कि ग्वानाड्रिल किस तरह से अपना काम सरंजाम देता है। मैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ग्वानाड्रिल क्या होगा कि नोरेपिनेफ्रिन जो है यहां से रिलीज होने के बाद कुछ नोरेपिनेफ्रिन जो है वो वीमेट पंप के थ्रू एंट्री मार रहा था दोबारा से इस नर्व एंडिंग के अंदर। ठीक है, ग्वानाड्रिल क्या करेगा कि यहां से एंट्री मारेगा नर्व एंडिंग के अंदर। ठीक है, जहां से ग्वानाड्रिल
यहां से गोनाड्रिल एंट्री मारने के बाद वो दोबारा साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एंट्री मारेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, गोनाड्रिल एंट्री मारेगा साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर जहां पर नोरेपिनेफ्रिन मौजूद होता है। जैसे ही ये गोनाड्रिल नोरेपिनेफ्रिन के अंदर यहां पर आके कंसंट्रेट हो जाएगा तो पता है क्या करेगा ये नोरेड्रेनालिन, ये बड़ा अजीब सा काम करेगा। ये गोनाड्रिल यहाँ पर जो नोरेपिनेफ्रिन मौजूद है ना, इसको किक आउट कर देगा। क्या करेगा? इसको किक आउट करके इस बेचारे को बाहर निकाल देगा। जैसे ही नोरेपिनेफ्रिन यहां से बाहर नहीं निकालेगा न्यूरॉन से, सिर्फ जस्ट साइनेप्टिक वेसिकल से बाहर निकालेगा। जैसे ही वो साइनेप्टिक वेसिकल से बाहर निकालेगा तो ये जो एंडिंग जो पोर्शन न्यूरॉन का उसमें आ जाएगा। जैसे ही नोरेपिनेफ्रिन यहां पर आ जाएगा, आपको पता ही होगा कि नोरेपिनेफ्रिन क्या है, अमाइन ग्रुप है, ठीक है। फिर वहां पर एक अजीब किस्म का एंजाइम मौजूद होता है, मैं जिन कहने वाला था। फिर वो एंजाइम में क्या करेगा कि इस नोरेपिनेफ्रिन जो बाहर निकला हुआ था, किक आउट था, ठीक, जिसको गोनाड्रिल ने बाहर निकाल दिया था, ये एंजाइम क्या करेगा, इसको कर देगा ब्रेक डाउन। नोरेपिनेफ्रिन डिस्ट्रॉय हो गया, यानी नोरेपिनेफ्रिन की तरह गोनाड्रिल मौजूद है। जैसी एक्शन पोटेंशियल आएगा तो निकलना, तो नोरेपिनेफ्रिन ने गोनाड्रिल निकल करके क्या करेगा, गोनाड्रिल का कोई काम ही नहीं है बाहर निकलकर। तो गोनाड्रिल का काम यही है कि नोरेपिनेफ्रिन को बाहर निकाल देना और उसके बाद उसकी डिस्ट्रॉय करा देना। फॉर योर रिव्यू के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम गोनाड्रिल की बात करें तो गोनाड्रिल क्या करता है, गोनाड्रिल एंट्री मारता है, ठीक है, नर्व एंडिंग के दौरान। फिर वहां से वो वीमेट पंप की एंट्री मारता है, जैसी एंट्री मारता है नर्व एंडिंग में हो जाता है साइनेप्टिक वेसिकल में। साइनेप्टिक वेसिकल में मौजूद जाने के बाद वो नोरेपिनेफ्रिन को किक आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे ही नोरेपिनेफ्रिन बाहर निकल आता है नर्व एंडिंग में, वहां पर एंजाइम मौजूद होता है, कौन सा, अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा नोरेपिनेफ्रिन को। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, गोनाड्रिल का। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा ड्रग जो कि हमारे पास नर्व एंडिंग ब्लॉकर है, वो है हमारे पास रेजरपिन। अब हम देखेंगे कि ये रेजरपिन क्या काम करता है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रेजरपिन की अगर बात करें कि भाई ये जो रेजरपिन है ये दरअसल क्या काम करता है। सो माय स्टूडेंट्स, यू नो दैट, एक मिनट इस गोनाड्रिल को तो खत्म करें क्योंकि इसका काम हुए तमाम, इसने उसका नोरेपिनेफ्रिन का काम तमाम कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, रेजरपिन की, कि रेजरपिन दरअसल क्या करता है। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रेजरपिन जैसे ही एंट्री मारता है नर्व एंडिंग के अंदर तो वो जाता है साइनेप्टिक वेसिकल के पास, ठीक है। साइनेप्टिक वेसिकल के पास आने के पास जहां पर जो पंप्स मौजूद थे जो डोपामिन को एंट्री कर रहे थे साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, वो रेजरपिन आ करके इसको कर देता है ब्लॉक। क्या कर देता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, डोपामिन की जो पंप था, जिसको डोपामिन एंट्री मारा था साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, उसको कर देगा ब्लॉक। जैसे ही ये ब्लॉक आएगा, आप खुद बताएं क्या डोपामिन अंदर चला जाएगा, डोपामिन साइनेप्टिक वेसिकल में अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। जब साइनेप्टिक वेसिकल में डोपामिन अंदर नहीं जा पाएगा फिर वो नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। जो डोपामिन बाहर मौजूद था, डोपामिन इज द अमाइन ग्रुप, तो क्या करेगा, अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम आकर के इस डोपामिन को भी क्या कर देगा, तबाह बर्बाद, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या करेगा माय फ्रेंड्स, डोपामिन को तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। आई थिंक मुझे इस जो डायग्राम है इसको रिन्यू करना चाहिए, कुछ लगता है पुराना हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम को हम कुछ न्यू करते हैं। क्या हो रहा था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टायरोसिन एंट्री मार रहा था, टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा था इसमें डोपा में, ठीक है, डोपा कन्वर्ट हो रहा था डोपामीन में, फिर वही डोपामीन एंट्री मार रहा था हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, ठीक है। टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा था एंजाइम के थ्रू जिसका नाम हमने बताया हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। ये था, वो था हमारे पास रेजरपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स,
थर्ड वन जो ड्रग है हमारे पास नर्व एंडिंग ब्लॉकर का, वो है हमारे पास मिटारोसीन। अब हम पढ़ते हैं मिटारोसीन का मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, के ये मिटारोसीन दरअसल क्या फंड अदा करके बॉडी में करता है। सो माय फ्रेंड्स, माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मिटारोसीन जैसे ही बॉडी में एंट्री मारता है इसमें नर्व एंडिंग में, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा था डोपा में एक स्पेशल एंजाइम की वजह से, इसका नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो ये मिटायरोसिन क्या करेगा, ये मिटायरोसिन आ करके इस ये जो एंजाइम है इस बेचारे को कर देगा हाइजेक, ठीक है, इसको कर देगा फुल टाइम इनहिबिट। जैसे ही मिटायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो फिर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यानी उसके पास वो सलाहियत ही नहीं मौजूद होगा जो टायरोसिन को कन्वर्ट करे डोपा में। फिर डोपा कन्वर्ट हो डोपामीन में, वो तो होगा ही नहीं, फर्दर एक अमल पूरा हो ही नहीं पाएगा, ये अमल यहां पर ही खत्म होगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मिटारोसिन ड्रग जो है फिर वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम आता है। वो कुछ यूं काम आता है कि टायरोसिन कन्वर्ट नहीं हो पाता डोपा में, तो डोपामीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, डोपामीन एंट्री नहीं मार पाता साइंटिफिकली में, फिर वहां जाने के बाद नोरेपिनेफ्रिन नहीं बनता, नोरेपिनेफ्रिन रिलीज ही नहीं होता। नोरेपिनेफ्रिन जब रिलीज नहीं हो पाएगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट की रेट को नहीं बढ़ा पाएगा, वेन्स और आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाएगा। इस तरह से ले जाकर के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। Have you got it, respected students? मजा तो आ रहा होगा आई थिंक। तो ये था हमारे पास मिटारोसिन। अच्छा, एक दफा फॉलो रिव्यू, एक दफा फिर मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द मिटारोसिन। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मिटारोसिन क्या करेगा, मिटारोसिन आएगा इसमें नर्व एंडिंग में एंट्री मारने के बाद वो जाएगा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के पास जो टायरोसिन को कन्वर्ट कर रहा था डोपा में, वो इस हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कर देगा हाइजेक, उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये इनहिबिट होगा तो टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? एंड आई होप। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे सीरीज उसके ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, जो कि हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स। यू नो दैट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद रिसेप्टर के साथ जाके मिल रहा था, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर के साथ, जो बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद थे, जो जाकर के काम कर रहे थे। जो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, भले जैसे ही नोरेपिनेफ्रिन भले रिलीज हो रहा हो, लेकिन नोरेपिनेफ्रिन जाएगा अपने टारगेटेड रिसेप्टर के पास, अल्फा रिसेप्टर के पास या बीटा रिसेप्टर के पास या दोनों के पास। तो हम पढ़ेंगे अल्फा रिसेप्टर के पास, ठीक है। अल्फा रिसेप्टर में हमारे पास ड्रग्स हैं कौन कौन से, फेंटोलामाइन, ठीक है, फिनोक्सी बेंजाइन, इसी तरह ट्रेजोसिन, इसी तरह डोक्सेजोसिन। ये 4 टाइप्स के ड्रग्स है हमारे पास, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। जैसे ही रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, भले ही नोरेपिनेफ्रिन यहां से भले ही मजे से रिलीज हो जाए, लेकिन अब जब हम अल्फा ब्लॉकर ड्रग देंगे तो अल्फा ब्लॉकर ड्रग जाके उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, फिर ये जो है नोरेपिनेफ्रिन यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा, फिर अपना फंक्शन नहीं हो जा पाएगा, वो दोबारा से फिर वही सीन होगा, रीअपटेक का सीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो अल्फा ब्लॉकर जो है हमारे पास फिर 2 टाइप्स में आते हैं। किसमें हमारे पास आते हैं अल्फा ब्लॉकर्स? 2 में आते हैं। कौन से में? नॉन सिलेक्टिव में एंड सिलेक्टिव में। कौन से में आते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स और सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। हैव यू गॉट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? अगर हम कहें कि भाई नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास कौन कौन से अल्फा ब्लॉकर्स हैं, तो वो है हमारे पास जो ड्रग्स है, फेंटोलामाइन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फेक्सो फिमोक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर सिलेक्टिव की बात करें तो हमारे पास सिलेक्टिव में कौन सा है, प्रेजोसिन।
दूसरा ड्रग हमारे पास डोक्साइजोसिन, ये है हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स, जो क्या करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जाकर के, अगर अल्फा रिसेप्टर कहां पर है हमारे पास मौजूद है, वेन्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है। फिर अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग्स जो है, ये जो ड्रग्स है हमारे पास नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव आएंगे, इधर अल्फा ब्लॉकर कर देंगे ब्लॉक। जैसे ही अल्फा ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर भले ही नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद हो, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन एक साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड नहीं होगा तो वेन की कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर आर्टेरियोल के पास अल्फा रिसेप्टर है तो अल्फा ब्लॉकर आएगा, अल्फा यहाँ पर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। जब नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड नहीं करेगा, आर्टेरियोल की क्या कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा ब्लॉकर्स। अब हमारे पास आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास माय स्टूडेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास कौन से हैं? दो ड्रग्स है मोस्टली। कौन कौन से? प्रोप्रिनालोल एंड दी एटिनालोल। प्रोप्रिनालोल, एटिनालोल। फिर यही फंक्शन के भाई बीटा ब्लॉकर्स फिर फर्दर दो टाइप्स के, ठीक है। या तो फिर वो दोनों में से किसी न किसी बीटा रिसेप्टर बीटा 1 के पास जाकर के बाइंड करे, या बीटा 2 के पास जाकर के बाइंड करे, या फिर सिलेक्टिव और सिर्फ बीटा 1 पर जाकर के बाइंड करे, या फिर बीटा 2 के ऊपर, यानी वही सी नॉन सिलेक्टिव और दी सिलेक्टिव दी, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई या तो वो बीटा 1 के साथ जाकर के ज्वाइन करेगा या बीटा 2 के साथ, हमारे पास उसका एग्जांपल कौन सा है? उसका एग्जांपल हमारे पास प्रोप्रिनोलोल। प्रोप्रिनोलोल। अगर हम कहें कि भाई ओनली बीटा 1 रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक करे, यानी हार्ट के पास जो बीटा 1 रिसेप्टर है सिर्फ उसको जाकर के ब्लॉक करे, वो ड्रग हमने जो मोस्ट यूज होता है वो हमारे पास एटिनोलोल, ठीक है। एटिनोलोल आएगा सिर्फ ड्रग हार्ट के पास, वहां पर बीटा 1 रिसेप्टर है, ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। फिर यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट के रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, यानी हार्ट का जो रेट है उसको बढ़ा नहीं पाएगा। Have you got it, respected students? बोर तो नहीं हो रहे हो? एंड आई होप दैट बोर नहीं हो रहे हो आप लोग। ये था हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। अब हमारे पास कुछ मिक्स में है, यानी कुछ ऐसे हैं कि भाई अल्फा ब्लॉकर्स भी हैं और आया बीटा ब्लॉकर्स भी हैं, ठीक है। तो वो है हमारे पास कौन कौन से? कार्वेडिलोल, ठीक है, नंबर 1 ड्रग है हमारे पास। सॉरी स्टूडेंट्स, कार्वेडिलोल। दूसरा हमारे पास लेबिटोलोल, ठीक है। ये जो है हमारे पास ड्रग्स हैं कौन से? ये हमारे पास मिक्स में है, अल्फा भी है बीटा भी है। ये बजाओकात हमारे लिए कुछ खतरनाक भी साबित होती हैं, ठीक है। अगर हमें जो है वो अल्फा 1 को ब्लॉक करना चाहिए, जाकर बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे, मतलब उसमें कुछ हमें फिर दुश्मनी का सामना, इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास है, हमारे पास क्लासिफिकेशन ड्रग्स दूसरी वो है हमारे पास डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स फर्दर जो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स दो टाइप्स में है हमारे पास। या तो फिर वो आर्टीरियो एंड वेजो दोनों की डायलेटर्स हैं, आर्टीरियो या वेजो डायलेटर्स हैं, या ओनली आर्टीरियो डायलेटर्स हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है वो आर्टीरियो एंड वेजो डायलेटर्स की अगर बात करें हम, तो उसमें हमारे पास नाइट्रोप्रोसाइड एग्जांपल है, नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। नाइट्रोप्रोसाइड क्या करेगा? आर्टीरियल जो यहां पर आएगा, वेन्स के पास भी आएगा, आर्टरीज के पास भी आएगा। ये क्या करेगा? इन दोनों को डायरेक्ट क्या करेगा, यहां पर इनके जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ठीक है, इनके वेन्स के स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ठीक है, ये इनको क्या कर देगा? इनको डायलेट करेगा। जैसे ही वेन डायलेट होगा तो ब्लड ज्यादा वहां पर राइट आर्टरी में नहीं जा पाएगा, ब्लड यहीं पर मौजूद रहेगा, और यहाँ पर आर्टीरियोल को भी क्या करेगा? उनको भी डायलेट करेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आर्टीरियो डायलेटर्स हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोलोसिन, दूसरा डायाजोसाइड,
ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आर्टीरियल डायलेटर्स हैं, ये डायरेक्ट आते वेन के पास नहीं जाते, ये डायरेक्ट आर्टरीज के पास आते हैं और यहाँ पर स्मूथ मसल्स के पास बाइंड होकर के इनको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, वो जो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। जैसे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होगा, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं आएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फिर वो कम रहेगा। ये थे हमारे पास डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स की वो किस तरह से अपना काम कर रहे थे, ये तो इजी थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, क्या, रास इनहिबिटर्स या ब्लॉकर्स के, इनहिबिटर्स बोला, ठीक है। रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन कि किस तरह से जाकर उसको इनहिबिट कर लेते हैं। पहले तो मेरे स्टूडेंट्स सबको पता होगा कि रास सिस्टम क्या है, फॉर योर रिव्यू ताकि ड्रग्स को पढ़ने में आपको मजा आए। तो रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो क्या होता है कि किडनी के पास जो वहां से स्टिमुलेशन आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कि भाई ब्लड प्रेशर बॉडी का कम हो गया है, आपने जो रेनिन की प्रोडक्शन करनी है। फिर वो रेनिन क्या होगा, जैसे यहां से नर्व यहां से आएगा, स्टिमुलेशन आएगी किडनी के पास, सॉरी मैंने उसको वेन ऊपर कर दिया, जैसे ये किडनी के पास आएगा, किडनी के पास आने के बाद क्या करेगा, ये नेफ्रॉन्स को कहेगा, प्रिंसिपल सेल्स को कि भैया आप रेनिन की प्रोडक्शन करें। फिर किडनी क्या करेगा कि किडनी जो है फिर यहां से रेनिन की प्रोडक्शन करेगा। इसको मैं ब्लैक मार्कर से मार्क कर देता हूं। इसकी रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, रेनिन की प्रोडक्शन करेगा। जैसे ही किडनी में से रेनिन जो है ब्लड में आएगा, ठीक है, ब्लड में आने के बाद लिवर से एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होता है, एंजियोटेंसिन, क्या, एंजियोटेंसिन। फिर वही लिवर से, लिवर की अगर हम बात करें, लिवर को भी यहां पर हम मेंशन कर देते हैं वैसे, ठीक है। यहां से क्या होगा, लिवर से एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन आएगा। फिर ये एंजियोटेंसिन और रेनिन क्या बन जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, किसमें रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है इसी तरह वेन्स में होता हुआ कहां पर आएगा, हार्ट में, राइट पोर्शन में आएगा। फिर हार्ट की राइट पोर्शन से जाएगा ये किसके, एंजियोटेंसिन 1 कहां पर, पल्मोनरी सिस्टम में, ठीक है। पल्मोनरी सिस्टम में एंजियोटेंसिन 1 जाने के बाद आएगा लंग्स में, लंग्स में एंजियोटेंसिन 1 आता है तो लंग्स में मौजूद होता है हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स में मौजूद है जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये खतरनाक बंदा है, यानी वो जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, फिर वो फंक्शन आकर के काम करता है। अच्छा, ये जो एसिटाइल जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम था, ये स्पेशली 2 टाइप्स का काम करता है। कौन कौन से, 2 टाइप्स का काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नंबर 1 ये क्या काम करता है, एक तो एंजियोटेंसिन 1 को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। एक और फर्दर काम करता है, ये क्या करता है कि ब्रेडिकाइनिन, क्या है, ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन को ये कर देता है ब्रेकडाउन, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्रेकडाउन करता है ब्रेडिकाइनिन का। ब्रेडिकाइनिन क्या है, ये वेसोडाइलेटर है। ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, वेन्स की डायलेशन में हमें काम देता है, ये उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 उसी तरह ब्लड में से होता हुआ दोबारा आएगा किडनी के पास। किडनी के टॉप पर हमारे पास मौजूद होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर ये है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में आने के बाद इसको कर देगा स्टिमुलेट एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट करने के बाद ये क्या करेगा कि ये एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होने के बाद एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी में आने के बाद वो साल्ट और वाटर की रेटिनेशन कराएगा। जो साल्ट और वाटर, नमक को, जो साल्ट और वाटर जो किडनी में से एक्सक्रीट आउट हो रहे थे ना, ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा,
इनकी एक्सक्यूट होने नहीं देगा, इनको अपटेक करेगा, यानी इनको ब्लड में दोबारा रहने देगा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं जो इस रास सिस्टम को जाकर के इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ब्लड प्रेशर को ज्यादा नहीं बढ़ने देती, उसको नॉर्मल वैल्यू में कम करते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जब साल्ट को बॉडी से नहीं एक्सक्रीट आउट करेगा, वाटर को भी एक्सक्रीट नहीं आउट करेगा, तो क्या होगा कि वो दोनों चीजें ब्लड में आएंगी, ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये था हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, तो अब हम ड्रग्स के ऊपर आएंगे कि वो ड्रग्स कौन कौन से हमारे पास। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ड्रग्स को फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, क्लासिफिकेशन की गई थी। कौन कौन से में? एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, नंबर 1। कौन सा? एसिटाइल, यहां पर दो एसीई मौजूद था ना, एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। दूसरा है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये जो एंजियोटेंसिन 2 था हमारे पास, इनकी रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी एंजियोटेंसिन 2 जहां पर जाकर के काम करेगा, जहां कहां आएगा एंजियोटेंसिन 2? किडनी के ऊपर, एड्रिनल मेडुला के आएगा ना, कॉर्टेक्स के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, वहां पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, किसके? इसके किसके रिसेप्टर्स? एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स। यहां पर आकर के इन रिसेप्टर्स को ये क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से फिर जो है वो एंजियोटेंसिन 2 जो वहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम में हमारे पास इनहिबिटर दो टाइप के ड्रग्स है हमारे पास। कैप्टोप्रिल, रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, नंबर 1 है हमारे पास, सॉरी, कैप्टोप्रिल। नंबर 2 है हमारे पास इनालाप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल और इनालाप्रिल ये क्या है? एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, यानी कि जो एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम जो था, ठीक है, एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, तो ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन यानी नहीं बनेगा, फिर वो एंजियोटेंसिन किडनी में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से फिर वो उसको प्रोसेस को दोबारा से मतलब करने के लिए, कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए नहीं काम कर पाएगा। दूसरा काम क्या कर रहा था कि ये ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो एसिटाइल सॉरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, आई थिंक लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है शायद। ठीक है, आप लोग बोर भी हो रहे हो, मुझे भी थोड़ा मसला हो रहा है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो क्या कर रहा था कि ब्रेक डाउन कर रहा था ब्रेडिकाइनिन की। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन जो है वो वेजोडायलेटर है। जब ब्रेडिकाइन नहीं टूटेगा तो वो वेन्स की डायलेटेशन कराएगा। जब वेन्स की डायलेटेशन कराएगा तो ब्लड वेन्स में रहेगा, ज्यादा हार्ट के ऊपर लोड नहीं जाएगा ब्लड का, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। यानी एसिटाइल कन्वर्टिंग एंजाइम जो इनहिबिटर्स हैं वो इस चीज को कर देते हैं, इनहिबिट इस एंजाइम को, जिसकी वजह से फिर वो इन दोनों को काम नहीं, इन दोनों के ऊपर काम नहीं कर पाता। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं कर पाता और ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। तो दूसरे जो हमारे पास स्टूडेंट्स ड्रग्स हैं वो है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, रिसेप्टर ब्लॉकर्स। बस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, खत्म होने वाला लेक्चर। तो हमारे पास ड्रग्स जो है वो तो है लोजेर्टन, ठीक है, दूसरा वेलसार्टन। लोजेर्टन एंड वेलसार्टन क्या करेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 जो रिसेप्टर्स हैं वहां पर जो मौजूद हैं, ये इनको आकर के ब्लॉक करेगा। जैसे ही ये यहाँ पर ब्लॉक होंगे तो एंजियोटेंसिन 2 अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 अपना काम नहीं कर पाएगा, एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो जब एल्डोस्टेरोन ही नहीं बनेगा तो साल्ट और जो वाटर दे गए बॉडी में जो दोबारा रिटेन हो रहे थे वो बॉडी में दोबारा रिटेन नहीं होंगे, बल्कि वो एक्सक्रिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स? वो बॉडी में से एक्सक्रिएट हो जाएंगे। फिर ब्लड प्रेशर
नॉर्मल हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि था हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। उम्मीद करता हूं कि रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स लेक्चर आपको बेहतरीन वाला समझ में आ गया होगा। और अगर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स लेक्चर आपको समझ में आ गया हो तो काइंडली मिस्टर सनाउल्लाह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, आप इस पूरे बोर्ड की स्क्रीनशॉट निकालें ताकि ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आपके पास सेफ रहे और जो डायग्राम भी आपके पास सेफ रहे।